हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगी। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट। जो भी टाइम लगेगा बेटा इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे बेटा हम लोग स्लाइड नंबर 1 लगाते हैं, जो कि स्लाइड नंबर 1 है। आप लोग कॉपीज पे नोट करेंगे, ज्यादातर सुनने पे ध्यान रखना बेटा कि क्या चीजें में क्या इस चैप्टर में होने वाला है। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। समझ में आ गया? मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको मैं बता दूं कि जनरली जितने भी एलिमेंट्स है बेटा उसको क्या किया गया कि 3 टाइप में मेनली क्लासिफाइड कर दिया कि बेटा तू मेटल है, तू बेटा नॉन मेटल है, तू मेटलॉइड्स भी है। जनरली मेटलॉइड्स में भी इसको हमने रखा है उनकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए। यहां पे मैं आपकी स्क्रीन पे एक लाइन लिखा हूं बेटा कि बेसिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स है सबकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको अपन क्लासिफाइड किए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली आप मेटलॉइड्स में भी किए हैं। समझ में आया? मुझे आप चैट सेक्शन में कुछ मेटलॉइड्स के एग्जांपल भी सेंड करेंगे अभी, ठीक है? चैट सेक्शन में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो यहां पे माइंड मैप अपन देखते हैं। इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा मेटल क्या होता है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं। देन आफ्टर बेटा अपन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अच्छा सर, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ाओगे? तो मेटल जो है रिएक्शन कराएंगे एक बार अपन ऑक्सीजन के साथ, तो देखेंगे क्या होता है मेनली। फिर अपन रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन कराएंगे बेटा एसिड के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। रिएक्शन कराएंगे किसी सॉल्ट सोल्यूशन में, दैट मींस वहां पे अभी अपन जब पढ़ेंगे तो चीजें रेडी समझ में आ जाएंगी, परेशान नहीं होना। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर बेटा मैं आपको नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ठीक है? नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ाऊंगा क्या होता है। उसके बाद बेटा अपन यहां पे आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना है अपन को। मेनली बहुत सारे टॉपिक अभी डिस्कशन करेंगे। मैं यहां पे कुछ टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स क्या होते हैं। अपन मेटल्स उनको बोलेंगे जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। समझ में आया? अच्छा, चीजों को थोड़ा एक्सेप्शनली अभी लेके मत चलना। ये मत कहना कि सर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेटल है कि नहीं, अभी वहां तक मत जाओ। एक्सेप्शनली चीजों को मैं खुद चर्चा करूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अभी मेनली इस चैप्टर में ये समझो कि मेटल्स ऐसे लोगों को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है सर, ठीक है? मैलिएबल होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये सब चीजें अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, उस एलिमेंट को बेटा बोलोगे तुम मेटल है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे ले लूं मैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281 होता है। एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया तो Na पे आ गया बेटा पॉजिटिव। समझ में आया? 2,8 ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके ऊपर क्या लग गया? पॉजिटिव लग गया, यानी कि ये क्या है? मेटल है। मेटल आप उस एलिमेंट को बोलेंगे जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लिया। समझ में आया? पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करता है। मेनली अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं कि मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो बेटा आप बोलना सर मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, ठीक है? मैलिएबल का मतलब होता है कि जिसको हम हैमर से जब बीट करते हैं तो वो थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल मैलिएबल का मतलब है कि व्हेन बीटन बाय हैमर देन इट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। समझ में आया? ठीक है। तो मेटल्स को अगर आप बीट करेंगे हैमर से तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? मेटल्स को डक्टाइल भी, देखो मेटल का नेचर है, मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल होता है। अब ये डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये है, इसको मैं चाहूं तो थिन वायर में कन्वर्ट कर दूं तो बोलूंगा बेटा तू मेटल है। मेटल आप उन चीजों को बोलोगे जो मैलिएबल है, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज हैं उनकी कि उसको बीट किया अपने हैमर से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा थिन शीट में, वो कन्वर्ट हो जाएगा थिन शीट में। एक सेकेंड बेटा रुक जाना थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा, हाँ ओके। फोन डिस्चार्ज हो रहा था, फोन को चार्ज में भी लगा दिया मैंने। चलिए अब यहां पे ये मैलिएबल, ठीक
ठीक है, ध्यान से सुनना, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है सर, ये गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ये उनकी खास बात है। ठीक है, ये उनकी खास बात है। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, कि अगर आप उसमें यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, कनेक्ट कराएंगे वायर, तो यहां तक इलेक्ट्रॉन जो भी चार्जेस वो फ्लो होने लगेंगे। ये मेटल्स की खास बात है। ठीक है, अब ये हीट को भी कंडक्ट करते हैं, समझ में आया? अगर ये देखो एक आयरन रॉड है तो उसमें बहुत सारे ऐसे एटम या पार्टिकल्स, जैसे यहां पे अगर आप हीट करेंगे तो ट्रांसफर करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये वाला पार्ट भी जो होगा आयरन रॉड का हीट हो जाएगा। ठीक है सर, मेटल्स जनरली सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि बेटा मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं। यूजुअली अगर हम देखें यहां पे कि मेटल्स की हाई एमपी होती है बेटा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। अगर आपको मेटल्स को मेल्ट कराना है या बॉयल, जनरली मेल्ट कराना है अगर आपको, तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट इतनी ज्यादा टेम्परेचर आप देंगे, इतना ज्यादा, तो जाके वो बेटा मेल्ट होगा। अगर यहां पे डिस्कस करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, तो मेटल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल का रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन के साथ। ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अगर बेटा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड देगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बेटा एक दो एग्जांपल भी पता होना चाहिए कि यहां पे मेटल एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ कराया, देन आफ्टर वी विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर कॉपर का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से तो अपन को मिला कॉपर ऑक्साइड। ये तो अपन ने उसके फिजिकल स्टेट को लिखा है कि सॉलिड में है, गैस में है, ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये बैलेंस किया गया, 2 2 लगा के 4 लगा के, ये चीजें बैलेंस है, चैप्टर 1 में डिस्कस कर रखा है अपन ने, वो चर्चा नहीं है बेटा। बस ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं देन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। 2 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे लिख लीजिएगा। चलो, मेटल ऑक्साइड जो होता है बेटा वो बेसिक ऑक्साइड होता है नेचर में। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये लोग दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। इस मेटल ऑक्साइड को, उस तरीके के मेटल ऑक्साइड को जो एसिड और एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर दे बेटा, उसको अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये बात आप अपने माइंड में छाप लीजिएगा। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अपन उसको बोलेंगे जो मेटल ऑक्साइड एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करता है, उसको बोलना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलो यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेटल जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये लोग को ना ऐसे आप खुले में नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो ये इजीली फायर को कैच करेंगे, देन आफ्टर वहां पे ब्लास्ट या आग वगैरह लग जाएगी। इसको क्या करते हैं अपन बेटा, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इनका ना हो पाए और हम लोग उसको एक्सीडेंटल फायर से बचा सकें। ठीक है, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। केरोसिन ऑयल में खुले में आप नहीं रखेंगे इसको। ठीक है, इसको आप केरोसिन ऑयल में रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो सरफेस ऑफ मेटल जैसे मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, और भी लोग हैं, ठीक है, इन पे एक थिन लेयर होती है ऑक्साइड्स की, जो कि उसको ऑक्सीडेशन से बचाने का भी काम करता है। ये चीजें मैं चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन्ड करते हैं बिफोर बर्निंग, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। समझ में आ गया? ठीक है, चीजें यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस हो रहा है। सिल्वर या गोल्ड, ये लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, इवन हाई टेम्परेचर पे भी अगर हम बोले तो। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, अगर वो चीजें अलग बात है कि आप कहोगे सर कोरोजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है जनरली, कि सर वो उनका जो अपीयरेंस है वो डल हो जाता है, वो चीजें ठीक है, आपकी बात है, समझ में आ रहा है। वो चीजें यहां पे मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, वो चीजें नहीं मैं कह रहा हूं। अगर आप कहना चाहते तो आप बोल दिए सर कोरोजन, दैट मींस इनका जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो लॉस हो जाता है, वो डल हो जाता है, ऑक्सीडेशन वहां पे हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा, उसी का रिएक्शन मैं करा रहा हूं।
मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं मेटल का, तो मैं मेटल का ही रिएक्शन कराऊंगा। अच्छा, मेटल का रिएक्शन सर आपने ऑक्सीजन से करा, डिटेल्ड में क्लासेस ली, वेरी गुड। यहां पे सर अब आप बोल रहे हो कि मेटल का प्रॉपर्टी है तो मेटल की रिएक्शन होगी सर, ठीक है। इस बार सर आप किससे कराने वाले हैं बेटा? तो इस बार अपन वाटर के साथ कराएंगे, ठीक है। सर ये बताओ कि मेटल अगर रिएक्ट करे वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो बेटा मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ये चीजें आप अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। अगर वही मेटल वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ गैस, दैट मींस स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करे तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि H2O अगर एल की फॉर्म में है, दैट मींस लिक्विड है, वाटर है, समझ में आया। देन आफ्टर अपन को मिलेगा बेटा हाइड्रोक्साइड, दैट मींस मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर वो स्टीम है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है बेटा, तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे लिखा है कि मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। कितनी अच्छी अच्छी बातें सर आप बता रहे हो कि अगर मेटल का रिएक्शन अगर अपन कराते हैं बेटा वाटर के साथ, जनरली वाटर की ही प्रॉपर्टी, बट यहां पे तुम लोग समझ लेना बेटा कि यहां पे एल लिखा है सर, यहां पे जी लिखा है, तो चेंज है वो गैस के फॉर्म में, दैट मींस स्टीम के फॉर्म में है कि लिक्विड की फॉर्म में, वो दोनों पे डिपेंड करता है। चीजें प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा यहां पे। समझ में आया ना? नोट करिए इसको, ठीक है। चलो नोट करते रहा करो, मैं क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो जनरली, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ बेटा, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये लोग बेटा देखो कोल्ड वाटर, ये लोग इतने ज्यादा एक्सोथर्मिक, मतलब सो एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, ये चीजें आपको पता होगा कि ये हीट रिलीज करते हैं, है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब बेटा हीट रिलीज करना। फॉर सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्शन इज वायलेंट इवन विथ कोल्ड वाटर एंड सो एक्सोथर्मिक देन हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेनली अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि सोडियम को अगर वाटर से रिएक्शन करा दो या सर पोटेशियम को वाटर से करा दो तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, देखो हीट फेंकेगा बेटा। जनरली आप अपने लैब में जाके कभी कभी मस्ती कर लेते हैं, सर से कहते हैं सर सोडियम है क्या, और उनको पता है कि सोडियम तुम क्यों मांग रहे हो, ले सोडियम ऐसे टक, है ना, डाल दोगे पानी में। पानी में डालने के बाद क्या होगा, चैट सेक्शन में बताओ फटाफट, ठीक है। चलो ठीक है, चलो यहां पे क्या है कि एल्यूमिनियम हो या आयरन हो, ये लोग नहीं रिएक्ट करते हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर किसी के साथ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करेंगे बेटा स्टीम के साथ। ये चीजें आप नोट करेंगे, एकदम कट टू कट बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, कट टू कट, कि सर आयरन एंड गोल्ड जो है, सॉरी एल्यूमिनियम एंड आयरन जो है, ये हॉट वाटर या तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ। यहां पे देखो एल्यूमिनियम अगर स्टीम के साथ करता है, दैट मींस यहां गैस लिखा है मैंने, स्टीम हो गया, तो वो मेटल ऑक्साइड, दैट मींस यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अगर यहां पे बेटा आयरन है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर दे, तो देखो यहां पे Fe3O4, इसका नाम मुझे चैट सेक्शन में चाहिए, आप लिखिए Fe3O4 इज इक्वल टू, फटाफट कुछ चीजें दूंगा तो मैं जब चैट सेक्शन देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप यहां तक देखे हो, चीजों को समझे हो, ठीक है। आप इसका नाम चैट सेक्शन में फटाफट बताइए, ठीक है, दोनों का नाम बता दीजिएगा, इसका नाम भी बताइए और इसका नाम भी मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक मरकरी, गोल्ड, ठीक है, मरकरी गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, समझ में आया, सिल्वर हो गया, ये सब चीजें, मरकरी है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये कॉपर है और प्लेटिनम, ये इन लोग को छोड़ के अगर मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक के साथ, तो बेटा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। मेनली इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए कि इन मेटल के अलावा जो मेटल सर आप बोल रहे हैं, अगर वो लोग रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है,
ये चीज पता हो कि सर वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि जिंक है, जिंक का रिएक्शन अपन डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं, देन वी विल गेट हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस तो मिल गया, और ये बेटा जिंक और ये क्लोराइड, दैट मींस जिंक क्लोराइड बना देगा, ZnCl2। समझ में आ गया? बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मेटल किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो और एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल पता होगा तो और मजा आएगा। ठीक है, चलो यहां पे हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। क्या बात है, अगर मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, HNO3 होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग, क्यों नहीं होता बेटा, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेनली ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं कि इट ऑक्सीडाइजेस S2 प्रोड्यूस्ड टू H2O। ठीक है सर, हाँ, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। कितनी अच्छी बात है कि आपको पूरी लाइन में ये पता हो गया कि सर अगर मेटल्स का रिएक्शन आपने बोला कि HCl के साथ कराइए, H2SO4 के साथ कराइए तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन यहां पे सर क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या HNO3 के साथ होगा? बेटा अब ध्यान दे लेना कि सर HNO3 के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सेप्शनली वे में कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होते हैं ये रिएक्ट करेंगे, वेरी डाइल्यूट HNO3 होगा, तब जाके हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। अच्छा होगा तो नहीं, लेकिन हो रहा है तो सर वो भी चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि यहां पे बहुत ही अगर डाइल्यूट HNO3 है तो हाइड्रोजन गैस मिल सकता है मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, एक एग्जांपल भी यहां पे लिया गया है कि Mg अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करता है देन आफ्टर वी विल गेट बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। आपने सर ऑलरेडी बताया है तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मैंगनीज, अगर ये मैग्नीशियम था और ये मैंगनीज है, ठीक है, ये HNO3 के साथ रिएक्शन करे तो बेटा मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें बेटा कि मेटल की प्रॉपर्टी है तो मेटल का रिएक्शन किसी मेटल सॉल्ट्स के साथ करा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल है, ये सॉल्ट है कोई, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, मेटल सॉल्ट है, इसका रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो वो सामने वाला मेटल अगर मोर रिएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा बेटा, उसको डिस्प्लेस करके उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। यही सिस्टम होने वाला है। यहां पे मैंने लिखवाया है आपको कि ओनली मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, एक सेकेंड में अगर थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं बेटा, देखता हूं एक बार। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है क्या बेटा? ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, चलिए। तो यहां पे क्या है कि अगर मेटल का रिएक्शन अपन करा दें यहां पे CuSO4 के साथ, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो यहां पे बनाएगा क्योंकि Fe जो है मोर रिएक्टिव है, Cu को वो डिस्प्लेस कर देगा, देन आफ्टर FeSO4 Cu बेटा अलग हो गया। क्या बात है। कॉपर अगर करते हैं तो कॉपर जो है Fe को भगा ही नहीं पाएगा। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन ना, तो बेटा कॉपर डिस्प्लेस तो कर नहीं पाएगा आयरन को, देन ये रिएक्शन हैपन नहीं होगा, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? ठीक है, यहां पे मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाता हूं। ठीक है, इसको बोलेंगे लर्न कैसे करें। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है, पिटाओ। इस तरीके से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, अगर मैं यहां तक की एवं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये मेटल्स मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है। ये लोग बेटा हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो ये मेटल्स जो है ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में।
जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे अगर हम आते हुए देखें तो किस चीज का ऑर्डर है बेटा? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। यानी कि जो सबसे टॉप पे है वो मोर रिएक्टिव है बेटा, उसके नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव होगा, उससे नीचे और कम रिएक्टिव और कम रिएक्टिव, नीचे आते आते रिएक्टिविटी एकदम कम हो जाएगी। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बेटा जो सबसे नीचे आता है ना वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है, जो सबसे टॉप पे आता है ना वो मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है। ये चीजें आपको लर्न होना चाहिए। कोड वर्ड भी मैंने बता दिया, लिखना चाहते हो तो लिख लो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पिटाओ। क्या बात करते हो, है ना? ये चीजें नोट कर लीजिएगा। बेसिकली अगर मैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट स्लाइड लाया हूं तो ध्यान से देखिए बेटा क्या होने वाला है। जो एलिमेंट बेटा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्म करेगा नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट इज सेड टू बी कि बेटा तू नॉन मेटल है। जैसे कि एग्जांपल हो जाए क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है सर, ये क्या करेगा 2,8,7 है। ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट मींस 288 हो जाएगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बेटा नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज सेड टू बी कि ये बेटा नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल बहुत सारे तरीके भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। बेसिकली जैसे जैसे स्लाइड आ रहा है वैसे पढ़ोगे तो मजा आएगा। कि नॉन मेटल के बारे में आप इतना सा तो बोल लेना कि उस एलिमेंट को नॉन मेटल बोलेंगे सर जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयंस बनाते हैं, समझ में आया? ये गेन करने वाली बात हो गई। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नॉन मेटल्स की हो तो बताइए। पहली कि ये मैलिएबल नहीं होते हैं, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। अगर आप नॉन मेटल्स को बीट करेंगे हैमर से तो ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं होंगे थिन शीट में, ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसको अपन थिन वायर में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। तो अपन बेसिकली यहां पे बोलेंगे कि नॉन मेटल्स ब्रिटल होता है नेचर में। ब्रिटल होता है दैट मींस स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर स्मॉल पीसेस, है ना? छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना बेटा ब्रिटल है, बिखर जाते हैं। ये समझ में आ गया। जनरली नॉन मेटल्स बेटा सॉलिड लिक्विड गैस में पाए जाते हैं। मुझे आप चैट सेक्शन में एक नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में है, मैं सारा आंसर खोजूंगा बेटा। ठीक है, मुझे एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस में बता दो नॉन मेटल्स के। मेनली सबसे टॉप पे बताना लिक्विड वाला नॉन मेटल। ठीक है, जाओ फटाफट चैट सेक्शन में जाओ, वीडियो पॉज करो, वहां लिख के उन्हें तो भूल जाओगे। अभी आगे बहुत सारे काम दूंगा मैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि ये ब्रिटल होता है, क्यों इस टुकड़ों में टूट जाना, बिखर जाना, ब्रिटल हो गया। ठीक है, चलो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आप एक्सेप्शनली के चक्कर में ना पढ़ना, मैं बताते हुए चल रहा हूं यहां पे कि सर यहां पे अभी आपने बोला कि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट जो है वो कार्बन है, दैट मींस वो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल है बट ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना? वो चीजें आपको पता हो जाएगा जब प्रॉपर्टी आ रही है तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं पूरी एक प्रॉपर्टी को लेके चल रहा हूं, ना कि उसको एक्सेप्शन को टारगेट किया मैंने। ठीक है, तो बेसिकली आप बोलना कि सर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं। समझ में आया? आप एक्सेप्शनल को टारगेट पे रखना, समझ के चलना कि हां सर आपने बताया था कि ग्रेफाइट इज अ काइंड ऑफ नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात करते हो सर, है ना? क्या बात करते हो सर। चलो मुझे एक नॉन मेटल बताओ जो हीट को कंडक्ट करता है। चलो ये भी होमवर्क मिला, है ना? कितनी चीजें मिल रही, आप खुद रिसर्च कर रहे हो, मजा आ रहा होगा। लिखो सर ये नॉन मेटल है जो हीट का अच्छा कंडक्टर है। आपने बोला कि सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, बट ये नॉन मेटल है जो हीट का गुड कंडक्टर है। सर लिखो चैट सेक्शन में। चलो जाओ वीडियो पॉज करें, लिख के आओ वहां से। नॉन मेटल्स की लो एमपी होती है।
लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है। जरा चैट सेक्शन में फिर जाइए और लिखिए कि एक नॉन मेटल जिसकी एमपी हाई होती है भाई, है ना। जनरली नॉन मेटल्स ना बहुत कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं। एक नॉन मेटल मुझे बता दो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बेटा ज्यादा होती है, इवन मेटल की कंपैरिजन में भी। समझ में आया? मेटल की कंपैरिजन का टक्कर देता है वो नॉन मेटल। आप फटाफट चैट सेक्शन में जाओ और लिख के आओ सर ये नॉन मेटल से कितना अच्छा लगेगा जब आपके आंसर्स को मैं रीड करूंगा, है ना। समझ में आया? चलो, बेसिकली अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले ये समझ लेना कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, cannot supply electron to H positive of acids to reduce them to hydrogen. Therefore, non-metals do not react with water, steam और dilute acid. एक ही में मैंने 3 प्रॉपर्टी खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय। मैं बोलता कि नॉन मेटल्स का रिएक्शन कराइए, नॉन मेटल्स का रिएक्शन कराइए डाइल्यूट एसिड के साथ, करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। उसके पास ये टेंडेंसी ही नहीं है कि वो हाइड्रोजन एसिड के हाइड्रोजन को भगाए, है ना, तो करेगा ही नहीं। ठीक है, यहां पे मैंने बोला ना कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव आयंस। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाएगा H पॉजिटिव आयन को, एसिड के H पॉजिटिव आयन को, ठीक है, टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन। उनको रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। समझ में आ गया? समझ में आया बेटा? यहां लिखा है अपन ने, देयरफॉर नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर या स्टीम या डाइल्यूट एसिड। क्या बात करते हो सर, क्या बात करते हो सर। ठीक है, देखो विथ O2 की अगर मैं बात करूं, कार्बन का रिएक्शन अगर O2 से अपन कराए तो CO2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बेसिकली चीजें बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, ध्यान से देखना। यहां पे अगर आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो क्या होता है कि जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, बेटा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। अच्छा, आयनिक कंपाउंड बनने का मतलब यहां पे कि मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और उसको गेन कर लेगा बेटा नॉन मेटल। समझ में आया? मेटल ने इलेक्ट्रॉन फेंका, सामने खड़ा है नॉन मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बेटा आयनिक कंपाउंड बनता है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया? वो दोनों लोग अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेते हैं, एक देता है और एक ले लेता है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं Na2O का, जिससे आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए Na2O। ठीक है, 2 बार सोडियम है यहां पे। ठीक है सर, समझ में आ गया। 1 बार ऑक्सीजन है। ठीक है सर, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में बेटा होता है 2,6, यहां पे इसका 2,8,1 होता है। समझ में आया? 2,8,1। ये चाहते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ये चाहते हैं कि मुझे 2 मिल जाए, तो बेसिकली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ गया? तो ये इनके पास वही डॉट या क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है तो अपन ने क्या किया, 6 डॉट बना दिया। इसके आउटर मोस्ट में 1 है तो 1 क्रॉस बना दिया। यही क्रॉस बेटा ट्रांसफर हो गया इसको, यही क्रॉस बेटा ट्रांसफर हो गया इसको। ट्रांसफर होने के बाद इस पे लगा Na पॉजिटिव, ठीक है, और इस पे भी लगा Na पॉजिटिव, 2 बार Na पॉजिटिव लिख लीजिए। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन ने कितना लिया, 2 लिया, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव लग जाएगा। तो 2 लेगा तो 2,8 हो जाएगा, ये 1 देगा तो 2,8 हो जाएगा, ये भी 1 देगा तो 2, मसला ये है बेटा कि ये चाहते हैं मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन दोनों होते हैं। तो बेसिकली मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये कंडीशन, ये जो टेंडेंसी, ये जो चीजें चल रही हैं बेटा, यही अपन यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि 2,8,1 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, ये 2 और 6 है तो यहाँ पे प्लस, ये वाला प्लस है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, दैट मींस 2 O पे 2 नेगेटिव लग गया। ठीक है, उस तरीके से अगर बेटा हम लोग आगे चलें अब, तो यहाँ पे क्या है कि देखो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया किस तरीके से इनको, तो बन गया ना Na2, मतलब यहाँ पे समझ में आया, 2 Na पॉजिटिव इस तरीके से लिख लो आप। ठीक है, 2 Na पॉजिटिव, समझ में आया। और यहाँ पे O पे 2 नेगेटिव, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर 2 प्लस लगा देंगे, सोचेंगे कि ये 2 बार है, लेकिन नहीं बेटा, एक सोडियम जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है, सॉरी दिया है, तो 1 पॉजिटिव लगेगा।
दूसरे वाले ने एक दिया है तो एक पॉजिटिव उसके ऊपर लग रहा है, 2 बार Na पॉजिटिव तो 2 Na पॉजिटिव लिखना, ना कि उसके ऊपर दोनों पे एक ही पे दोनों चार्ज लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो उसी तरीके से NaCl का भी है कि Na पे होता है 281। ठीक है, लेकिन इसको भी समझा देता हूं एक स्लाइड में, मैं देख लो जल्दी से। Na और Cl, ठीक है, Na के लास्ट में 281 होता है, इसके लास्ट में 2,8,7। ये चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दूं, ये चाहेगा कि मैं ले लूं, दैट मींस यहां पे Na पे हो गया एक पॉजिटिव। ठीक है, और बेसिकली Cl पे हो गया एक, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, वो चीजें ये देखो, Na ने इसको ट्रांसफर कर दिया तो Na पे लग गया पॉजिटिव, Cl पे लग गया नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा उस पे नेगेटिव लगाना, ये ध्यान रखना इस सब चीजों का। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पे लगता है पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की। पहली प्रॉपर्टी है कि सॉलिड एंड क्रिस्टलीन इन नेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्या बात करते हो सर, पहली प्रॉपर्टी तो एकदम मजा आ गया पढ़ के कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीन होते हैं नेचर में। ठीक है, और तो और क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों से मिलकर बनता है, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये सॉलिड और क्रिस्टलीन होते हैं। सॉल्यूबल होते हैं वाटर में एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन में नहीं सॉल्यूबल है, पेट्रोल में। एट द गुड कंडक्टर्स भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन एक्वस सोल्यूशन और एंड मोल्टेन स्टेट। बट ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर अच्छे नहीं होंगे जब वो सॉलिड स्टेट में होगा। ये सब चीजों का खास ध्यान रखना। बेसिकली राउंड अप कर दे रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड अगर जो है सॉल्यूबल है वाटर में, ये चीजें पता होना चाहिए आपको, या तो एक्वस फॉर्म में है या तो मोल्टेन फॉर्म में बेटा, तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये चीजें नोट कर लेना। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, समझ में आ गया। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेटा हाई होता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा जस्ट वेट। चलिए अब बेटा हम लोग थोड़ा सा स्लाइड को आगे लेके चलते हैं। यहां पे क्या है अपन के पास, अकरेंस ऑफ मेटल। हम लोग के पास क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल। पहला है कि एक नेटिव स्टेट है, दूसरा है एक बेटा अपन के पास कंबाइंड स्टेट। दो स्टेट में मेटल्स हमें लिखे हैं अपन ने। अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल। क्या बात है, सर जनरली सबको पता होगा कि अर्थ क्रस्ट से हम लोग, देखो मेजर सोर्स मेटल का वही है, और मेटल्स को कहां से लाएंगे हम लोग बेटा, अर्थ क्रस्ट से ही आते हैं सारे मेटल्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ओर मिलते हैं वो। ठीक है, चलो तो नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट, मेटल्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन नेटिव स्टेट्स। जो मेटल्स बेटा मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से इनका कोई अटैक नहीं होता है, वो बेटा मेटल्स अपन को नेटिव स्टेट में मिलते हैं। लेकिन जो मेटल्स जो होते हैं बेटा रेडियली अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड CO2 अकर इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। या तो आप बोल सकते हो कि ये कंपाउंड की फॉर्म में मिले, या तो बोल सकते हो बेटा ये जो है कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। जैसे पहली बात की आपको बेटा रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए मेटल्स की, ये चीजें ठीक है, ये ऑलरेडी पता होगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, ठीक है, टिन, यहाँ पे लेड, कॉपर, ठीक है, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये चीजें आपको पता है। ये ऊपर वाले लोग जो यहां तक के हैं बेटा, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करो बेटा, है ना। जो मेटल्स ये देखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये लोग जो हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। इनकी खास बात है कि हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, ये बीच वाले जो हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये ऑलवेज फाउंड होते हैं कंबाइंड स्टेट में। ये भी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये लोग, ये मिलते हैं बेटा किसमें,
कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट दोनों में। ये देखो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये हमेशा जो होता है फ्री स्टेट में ही मिलेंगे, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये चीजें आपको पता चल गई। सबसे पहली क्लास सर, व्हाट इज मिनरल? मिनरल क्या होता है? ऑल द नेचुरल मटेरियल इन विच metals or their compounds are found in earth is called mineral। जो सारे नेचुरल कंपाउंड्स जनरली आपको जिसमें मेटल्स या उसके कंपाउंड्स मिल जाए हमें अर्थ से, दैट इज सेड टू बी, बेटा ये मिनरल्स हैं। समझ में आया? इसको अपन क्या बोलते हैं? मिनरल बोलेंगे। सर ये और क्या होता है? जिस मिनरल से बेटा अपन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज सेड टू बी मिनरल, सॉरी दैट इज सेड टू बी ओर। जमीन के अंदर से, दैट मीन्स जमीन बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है। और क्या होता है? और का मतलब होता है कि आप जिस मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो उस मिनरल का नाम दे देना बेटा कि तू और है। समझ में आ गया? ठीक है सर। जितने भी और होते हैं बेटा, सबके सब मिनरल होते हैं, लेकिन सबके सब मिनरल और नहीं कहे जाएंगे, ये ध्यान रखना। जितने भी मिनरल्स हैं, समझ में ध्यान से देखो, जितने भी और हैं वो सब मिनरल हैं, सभी और मिनरल होते हैं, बट सभी मिनरल्स जितने भी अर्थ से आप जो मिनरल्स निकाल रहे हो बेटा अर्थ क्रस्ट से, दैट्स ऑल आर नॉट और। सभी मिनरल्स और नहीं होते हैं, बट सभी और होंगे मिनरल। ठीक है, चलो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। कुछ मेटल्स का डिस्कशन करेंगे। मेटल्स, नेम ऑफ और बताऊंगा, कौन से कंपाउंड उस ओर में प्रेजेंट है और फॉर्मूला क्या है उस ओर का, ये भी चीजें समझने वाले हैं। पहला बेटा सोडियम है। सोडियम के ओर का नाम होगा रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट जो है बेटा, उसमें देखो नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, उस ओर में कौन सा कंपाउंड होगा बेटा? सोडियम क्लोराइड। उस ओर का नाम हो गया यहां पे NaCl। एल्यूमिनियम सेकेंड मेटल, एल्यूमिनियम के ओर का नाम है बॉक्साइट। ठीक है, नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, उस ओर में कौन सा कंपाउंड बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, दैट मींस Al2O3 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। मैंगनीज की अगर मैं बात करूं बेटा तो पाइरोलसाइट। ठीक है, ये ओर का नाम है। मैंगनीज डाइऑक्साइड कंपाउंड उस ओर में मिल जाएगा MnO2। ठीक है, जिंक के बेटा और कैलामाइन और जिंक ब्लेंड है। कैलामाइन में बेटा जिंक कार्बोनेट होगा, उसी तरह जिंक ब्लेंड में जिंक सल्फेट आ जाएगा। फॉर्मूला है यहां पे ZnCO3 ZnS। ठीक है सर। आयरन की अगर मैं बात करूं बेटा तो आयरन यहां पे हेमेटाइट है। ठीक है सर, हेमेटाइट यहां पे आयरन थर्ड ऑक्साइड मिलने वाला है इस हेमेटाइट में, Fe2, दैट मींस Fe2O3 मिल जाएगा। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का जो ओर है बेटा क्यूपरेट एंड कॉपर ग्लांस है। ठीक है, क्यूपराइट में बेटा कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड मिलने वाला है, कॉपर ग्लांस में कॉपर से। चलो नेक्स्ट है मरकरी, यहां पे सिनाबार। ठीक है, सिनाबार यहां पे मरकरी सल्फाइड हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। उसके बाद यहां पे सल्फाइड आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूं। ठीक, उसके बाद यहां पे HgS हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? HgS। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये इसका फॉर्मूला है सल्फाइड का मेनली। ठीक है, सिनाबार मरकरी सल्फाइड, दैट मींस यहां पे हो गया HgS। ठीक है, ये कंपाउंड इस ओर के अंदर मिलेगा और इसका फॉर्मूला यहां पे लिखा है अपन ने। चीजों को समझ में आ गया? ये सारे मेटल्स के नाम थे, इस मेटल के ये ओर हो गए, इस ओर में ये कंपाउंड्स मिलते हैं, इन कंपाउंड्स के ये फॉर्मूलेज हैं। कुछ किया नहीं मैंने, बेसिकली चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, आप मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? सबसे पहली बात, टू मेटल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड, सॉरी फिर से देखो, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर, आप उस ओर में से मेटल को निकालते हैं, दैट इज सेड टू बी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है कि आप उस ओर में से, ठीक है, मेटल्स को निकाल लिए, दैट इज सेड टू बी कि सर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो गया। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो गया। वैसे मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कराते हैं ओर से। ठीक है, एंड रिफाइनिंग ऑल नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है कि आप कुछ प्रोसेस, ऐसे कुछ मेथड का यूज करते हैं जिसमें ओर से, उसके ओर में से मेटल्स को निकालते हैं कुछ प्रोसेस मेथड्स का यूज करके, दैट इज सेड टू बी कि सर ये मेटलर्जी है। 3 मेजर स्टेप्स होते हैं मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कराना है अगर ओर में से।
पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। सर ये कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है कि आप रिमूव कराते हो अनवांटेड इंप्यूरिटीज को ओर में से, दैट इज सेड टू बी कि वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का बेसिकली इतना ही मतलब है कि आप अनवांटेड इंप्यूरिटीज को ओर में से निकाल दीजिए। आपके पास ओर है, ओर में से अनवांटेड इंप्यूरिटीज को निकाल दीजिए, दैट इज सेड टू बी कि बेटा ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। दैट मींस गैंग को निकालना है, गंदे समूह को निकालना है, गंदे लोगों को अगर ओर में से निकाल दूं, दैट इज सेड टू बी, ये देखो गैंग है, वो वाला गैंग नहीं, हम कहते हैं हम अपनी गैंग लेके आएंगे बेटा, वो तुम्हारी गैंग वाली बात ना हो रही। जनरली अगर मैं कहना चाहूं तो दोनों गैंग एक ही जैसे हो सकते हैं। गैंग का मतलब गंदे लोगों का समूह, ठीक है, वहां पे भी बोल सकता हूं और यहां पे भी बोल सकता हूं, स्पेलिंग में डिफर हो सकता है, ठीक है चीजें। चलो यहां पे गैंग का मतलब यह है कि अनवांटेड इंप्यूरिटीज है, जैसे सैंड हो सकता है ओर में, रॉक हो सकता है, अर्थी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लाइमस्टोन है, ये सब के सब ओर में प्रेजेंट होते हैं, इन सब का नाम दे दिया गया है गैंग। अब ओर में से गैंग को निकालने को ही तो बोल रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ओर बेटा, समझ में आया। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर का एक अनदर नाम हम बोल सकते हैं कि इनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि सर आप उस ओर में से अनवांटेड इंप्यूरिटीज को निकालें। अनदर लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि गैंग को निकाल दीजिए, गैंग निकल दीजिए, ठीक है। चलिए वैसे हम लोग अब बात करते हैं यहां पे कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। क्या बात है सर, है ना, जो भी आपके पास कंसंट्रेटेड ओर है अब उसको आप मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप तो खत्म हो गया कि सर आप ओर को कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट किया, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना था, दैट मींस उस ओर में से गैंग को निकाल दिया, दैट इज सेड टू बी कि वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि आप उसको मेटल में कन्वर्ट करोगे। अब आप ये चेक करोगे कि वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है कि मॉडरेट है कि लीस्ट रिएक्टिव है। अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो बेटा जैसे सोडियम होगा या जैसे पोटेशियम होगा या सोडियम होगा या मैग्नीशियम हुए या एल्यूमिनियम हुए, जो हाईली मतलब जो हाई होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो ऊपर रखे गए होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वो लोग जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपको पता चल गया कि ये है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा के उनके मोल्टेन क्लोराइड या ऑक्साइड का। हैवी लाइन बोला हूं, डाइजेस्ट कर लेना बेटा, फिर से सुनो। अगर आपको पता चल गया कि ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं तो हाई रिएक्टिव मेटल्स का आप क्या करोगे, ये चीज, ये करोड़ों की लाइनें उतार लो इसको, कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स का आप एक्सट्रैक्टेड कराओगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा के। क्या करा के बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराओगे उनके मोल्टेन क्लोराइड या उनके मोल्टेन ऑक्साइड का, ठीक है, मोल्टेन क्लोराइड या ऑक्साइड का बेटा क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराओगे बेसिकली, ठीक है। तो आपको बेटा मेटल्स मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करें हाई रिएक्टिव का, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सर सोडियम मेटल का आप एक्सट्रैक्शन कराओ, तो मेरे को पता है कि सोडियम मेटल का वो जो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि NaCl है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि वो और उसका है, ठीक है। उसके बाद उसमें कंपाउंड NaCl प्रेजेंट है, ये चीजें बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया अपन ने तो सोडियम मिल गया, यहां पे क्लोरीन गैस मिल गई। बट ये हुआ कैसे, मैं आपको बता दूं कि कैथोड और एनोड की दो प्लेट है। कैथोड प्लेट पे सोडियम आयन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके बेटा, इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, दैट मींस सोडियम एटम बनाएगा। वैसे बेसिकली एनोड वाली प्लेट पे क्लोरीन आयन होगा, दैट मींस क्लोराइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो डिस्चार्ज कराना है इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके, डिस्चार्ज करा दिया बेटा तो हो गया। तो एनोड की प्लेट पे बेटा क्लोरीन गैस बनेगा, दैट मींस Cl2 लिखा हुआ है। ये आपको मैंने बार बार बताया कि अगर वो मोर मतलब हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराओ ना, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराओ उसके मोल्टेन क्लोराइड का। मोल्टेन क्लोराइड देखो एल लिया मैंने बीच में, यहां लिखा लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन क्लोराइड या मोल्टेन ऑक्साइड का कराओ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराओ तो आपको बेटा मेटल मिल जाएगा। देखो मेटल मिल गया, सोडियम मुझे मिल गया, सोडियम मुझे कैथोड वाली प्लेट पे मिल गया बेसिकली। वैसे अगर मैं
मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की बात करूं तो देखो जो मेटल यूजुअली प्रेजेंट होता है नेचर में एज सल्फाइड और कार्बोनेट, दो चीज हैवी समझा रहा हूं कि वो नेचर में बेटा कार्बोनेट या सल्फाइड की फॉर्म में उनका ओर प्रेजेंट होता था। ठीक है सर। तो उसमें दो चीज मैं आपको समझा दूं पहले, एक होता है कैल्शिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। अगर वो सल्फाइड ओर है बेसिकली, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर वो सल्फाइड ओर है तो उसका कराओगे रोस्टिंग। रोस्ट कराना, नाम सुना रोस्टेड चिकन का, है ना, रोस्ट किया जाता है चिकन को ऐसे, है ना, रोस्ट करते हैं। तो रोस्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हाईली टेम्परेचर देके बेटा रोस्ट करते हैं, रोस्ट करते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी कर रहे हैं अपन, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर देके बेटा इनको क्या किया जाएगा, रोस्ट किया। लेकिन किनको किया जाएगा, सल्फाइड ओर को किया जाएगा। बेसिकली यहां पे लिखा है कि रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सल्फाइड ओर को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वैसे कैल्शिनेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे। ये बात बहुत ही अच्छी लग रही है लेकिन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होना चाहिए। कितनी अच्छी बात बोले हो। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर कि ये कैल्शिनेशन का मतलब क्या होता है। कैल्शिनेशन का मतलब होता है कि कार्बोनेट ओर को आप स्ट्रांगली हीट करिएगा बेटा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्या बात करते हो, ये कैल्शिनेशन है। रोस्टिंग में क्या होता है सर कि सल्फाइड ओर को आप क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट कर दीजिएगा बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बात है ना, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होगा तो जनरली बेटा वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिडक्शन प्रोसेस लगा के। ठीक है, चलो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे जिंक कार्बोनेट है ये, तो ये हो गया कार्बोनेट ओर। अब कार्बोनेट ओर का बेटा तुमको कराना है कैल्शिनेशन, तो कैल्शिनेशन कराया। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, बहुत हैवी लाइन, करोड़ों की लाइन बोलने जा रहा हूं कि आप चाहे कार्बोनेट ओर हो चाहे सल्फाइड ओर हो, आप कैल्शिनेशन करा रहे हो या रोस्टिंग करा रहे हो, डायरेक्ट आप मेटल नहीं पाओगे। आपको पहले उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके ऑक्साइड का आप वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट लगा के, दैट मींस आपको मिल जाएगा मेटल। लेकिन पहले तो आपको उसके ऑक्साइड में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो आप कार्बोनेट ओर को उसके ऑक्साइड में करो, सल्फाइड को उसके ऑक्साइड में करो। अगर वो सल्फाइड है तो रोस्टिंग करा के उसका ऑक्साइड बनाओ, अगर वो कार्बोनेट ओर है तो उसका कैल्शिनेशन करा के ऑक्साइड बनाओ। क्या बात कर रहे हो, है ना। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। मैंने देखा मेटल कार्बोनेट है या जिंक कार्बोनेट है तो अपन कराएंगे कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन कराते ही मिलेगा जिंक ऑक्साइड, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो गया। ठीक है, यहां पे बेटा जिंक सल्फाइड है। अच्छा, जिंक सल्फाइड की खास बात है कि इसका अपन ने कराया रोस्टिंग। ठीक है, अच्छा सल्फाइड है तो रोस्टिंग कराएंगे। ठीक है, रोस्टिंग कराओगे तो मिल गया मेटल ऑक्साइड और यहां पे मिल गया आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पे क्या हो गया सर कि जितने भी मेटल्स के ओर होंगे उसको आप कन्वर्ट करना ऑक्साइड में। मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों करेंगे, क्योंकि ये आसान होता है मेटल्स को पाना उसके ऑक्साइड से, क्योंकि ये आसान है बेटा उनके ऑक्साइड से मेटल को पाना। ठीक है, तो हमने कर लिया उसके ऑक्साइड में। अब क्या होगा, रिडक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड का कार्बन के साथ। मैंने मेटल ऑक्साइड लाया, इसमें कोक लगाया, दैट मींस कार्बन दिया, ये देखो जिंक मिल गया। हमें जिंक ही तो चाहिए था बेटा, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, है ना। अगर वो हाई रिएक्टिव का था तो अपन ने कराया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा तो उसका कराएंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है सर, डायरेक्ट मिल गया कैथोड वाली प्लेट पे, एनोड पे सब चीजें समझा दिया मैंने, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो आप। ठीक है, यहां पे क्या है, अगर वो मॉडरेट का होगा तो आप चेकआउट करोगे कि सर वो कार्बोनेट है तो कैल्शिनेशन करा के ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अगर वो सल्फाइड ओर है तो आप उसका रोस्टिंग करा के ऑक्साइड बनाना। ठीक है, अब ऑक्साइड ओर से क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ऑक्साइड से आपको आसानी होगी मेटल प्राप्त करना। समझ में आया? ओके, तो हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग के स्क्रीन पे बेटा थर्माइट रिएक्शन की। सर ये थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली पहले इसकी बात करते हैं। थर्माइट रिएक्शन का मतलब है यहां पे कि रिडक्शन कराते हैं बेटा मेटल ऑक्साइड का टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर
एज रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। आपको पता है जो रेलवे ट्रैक को अपन, जो रेलवे ट्रैक आप लोगों ने देखा, जैसे मान लीजिए बेसिकली ये ट्रैक है, ठीक है, और एक और इन दोनों ट्रैक को अगर हमें अटैच करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जोड़ते हैं वहां पे नॉर्मल वेल्डिंग नहीं करते, वहां पे वेल्डिंग करोगे ट्रेन जाएगी बेटा, दोनों पटरी अलग अलग ऐसे हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो उसको हम लोग थर्माइट रिएक्शन से वहां पे हम लोग उसको ज्वाइंट करने का काम करते हैं रेलवे ट्रैक को। बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें देखो मेटल ऑक्साइड है, यहां पे एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करके अपन क्या करते हैं कि मेटल ऑक्साइड बनाए। यहां पे क्या है, हम लोग एक चैम्बर होगा थर्माइट वाले में कि उस चैम्बर में हम लोग इसको डालते हैं, ये मोल्ट सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड दैट मींस यहाँ पे मोल्टेन, ये देखो यहाँ पे मोल्टेन Fe गिरेगा, यही इसको ज्वाइंट करने का काम करता है। जो दो रेलवे ट्रैक्स हैं ना, Fe मोल्टेन स्टेट में हीट रिवॉल्व हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लो कि रिडक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड का टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर का रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाएगा। बेसिकली थर्माइट वाले की खास बात है कि यहां पे आप एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करना एज द रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज सेड टू बी कि ये थर्माइट रिएक्शन है और यहां पे बेटा लिक्विड फॉर्म में आयरन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे बेटा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, कितनी अच्छी क्लास है यहां पे लिखा है कि एक्सट्रैक्शन कराना है अपन को लेस रिएक्टिव मेटल्स का। अगर वो लेस रिएक्टिव मेटल होगा बेटा, अगर वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा तो वो क्या होगा कि लो होगा, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे ही आएगा, ठीक है। तो आप उसका रिडक्शन करा सकते हो उसके ऑक्साइड्स के नॉर्मली बाय आप हीट कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। जैसे जनरली सर एक एग्जांपल बता दीजिए, आप ले लीजिए मरकरी यहाँ पे HGS है, ठीक है। आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय हीटिंग इन सल्फाइड ओर। आपके पास सल्फाइड ओर है, हीट कर दिया, दैट मींस रोस्टिंग ही तो कराएंगे यार। सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो यहां पे रोस्टिंग ही कराना है अपन को। तो रोस्टिंग करा है सल्फाइड का तो अपन को मिला मेटल ऑक्साइड, यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। अब नॉर्मल सी बात है कि मरकरी ऑक्साइड यहां पे HgO का रिडक्शन करा दीजिए नॉर्मल हीट करके। जैसे आपने हीट किया तो आपको मिल गया मरकरी, समझ में आया। बेसिकली यहां पे कुछ है नहीं। फिर से एक बार देखो, मजा आएगा। फिर से एक बार देखो, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लो, देखो वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बिलो वही आते हैं, है ना। टॉप पे तो मोस्ट वाले होते हैं, लो है, ठीक है। इनको एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय हीट, है ना। आप उसको उनके ऑक्साइड्स को, उनके ऑक्साइड का रिडक्शन कराइए हीट करके, उनके ऑक्साइड का रिडक्शन कराइए हीट करके। आपके पास है सल्फाइड ओर, मेनली आपने सर ये बताया था कि अगर वो सल्फाइड है तो आप उसका रोस्टिंग कराइए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दैट इज देन आपको मिल जाएगा उसका ऑक्साइड। और ऑक्साइड को आप जनरली क्या करिएगा बेटा, नॉर्मल हीट कर दीजिएगा, आपको मेटल मिल जाएगा, ठीक है सर। यहां पे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कराना है तो Cu2O, दैट मींस यहां पे अपन ने इसका रोस्टिंग कराया। अब ये सल्फाइड है तो रोस्टिंग ही तो कराएंगे भाई, सल्फाइड है तो रोस्टिंग कराएंगे, ठीक है। और कार्बोनेट रहता तो कैल्सिनेशन कराते हैं। हमने करा दिया तो हमें मिल गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे आपको गुड अमाउंट में जब कॉपर फर्स्ट, दैट मींस कॉपर सल्फाइड से कन्वर्ट हो जाए कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड आपको कुछ गुड अमाउंट में मिल गया, तो आप क्या करना कि जो एयर सप्लाई कर रहे हो रोस्टिंग के लिए उसको स्टॉप कर दीजिएगा, फिर रोक दीजिएगा। रोकने के बाद क्या करिएगा कि इन एब्सेंस ऑफ एयर में कॉपर ऑक्साइड ये वाला, ठीक है, और जो रिएक्ट कराए थे, जो बचा हुआ था कॉपर सल्फाइड, क्योंकि आपने स्टॉप किया था तो कुछ अमाउंट में ये बचा था, ठीक है, वो दोनों को आप रिएक्ट करा दीजिएगा। जैसे ये वाला फॉर्म जो हो गया था वो कुछ अमाउंट में मुझे मिल गया था तो मैंने लेते आया, और जो मेरा बचा हुआ था ये दोनों को अपन ने मिला के इसको हीट कर दिया, दैट मींस अपन को मिल गया कॉपर। यही चीजें समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। रीड करोगे लाइन, बहुत सस्ती लाइन लिखा हूं बेटा, अगर अब भी नहीं आ रही तो आप चैट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये वन शॉट है थोड़ा सा, इसकी मैंने डिटेल्ड क्लासेस लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। डिटेल्ड क्लासेस लिया बेटा, एक है ना। इवन पूरे जितने लेक्चर्स होंगे उतना मैं तो सिर्फ मैंने एक्सट्रैक्शन के बारे में समझा, ये पूरे जितने बड़े का ये लेक्चर बना रहा हूं उसका पूरा सिर्फ थर्ड पार्ट, दैट मींस एक्सट्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल्ड क्लास है, जाके देखो मजा आएगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ये वन शॉट की बात हो रही, इस वजह से बेटा थोड़ा समझो। रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर मेटल्स,
इम्प्योर मेटल्स का रिफाइनिंग कराना। जो मेटल्स ऑब्टेन होते हैं ओर से वो प्योर तो होते नहीं है, उसमें इंप्यूरिटीज होती हैं। तो आप क्या करोगे, एक प्रोसेस लगाओगे जिसमें आप उस इंप्यूरिटीज को निकाल दो, दैट इज सेड टू बी रिफाइनिंग। आपको जो मेटल मिल रहा है वो ओर से आपने मेटल प्राप्त किया, अब वो मेटल प्योर नहीं होता है। उस प्योर को मतलब उस मेटल से आपको प्योर मेटल अगर प्राप्त करना है तो आप यहां पे एक मेथड यूज करोगे, आप यहां पे एक प्रोसेस लगाओगे। उस प्रोसेस का नाम है बेटा कि आपको कराना पड़ेगा रिफाइनिंग। ठीक है, चलो बेसिकली क्या है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल्स इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देख रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है ये मोस्ट आपको इस मेथड का यूज करना चाहिए। यहां पे होता क्या है कि एक चैम्बर लेते हैं, एक एनोड कैथोड की प्लेट, अभी चीजें हम फिगर के साथ आपको डिस्कस करते हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। इस मेथड में यूज करते हैं अपन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जैसे कौन सा, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, इन लोगों का हम लोग रिफाइन कराएंगे। इम्प्योर मेटल्स जो होगा उसका बनाएंगे अपन एनोड। एनोड किस चीज का बना होगा, इम्प्योर मेटल का बना होगा एनोड, जबकि प्योर मेटल का बनेगा बेटा कैथोड। अब जब भी मैं बोलूं ये है एनोड ये है कैथोड, तो समझ जाइएगा बेटा, समझ जाइएगा कि वो सर बात कर रहे हैं एनोड का मतलब है, एनोड का मतलब है कि वो इम्प्योर मेटल का होगा, कैथोड का मतलब है कि वो प्योर मेटल का बना हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, इज अ सॉल्ट सोल्यूशन फॉर अ मेटल विच इज टू बी रिफाइंड। ये देखो, इलेक्ट्रोलाइट का भी यूज करना, इज अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल विच इज यूज टू बी रिफाइंड, जिसको रिफाइंड करना है उस चीज का बना हुआ होगा। ये चीजें भी हम लोग दिखाते हैं फिगर में, समझ जाओगे आप। ठीक है, एनोड पे क्या है, ठीक है, जो इम्प्योर मेटल होगा वो डिसॉल्व आउट टू फॉर्म द एनोड एंड द मेटल आयंस आर रिलीज्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके पास कोई मेटल है, वो देखो Mn मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जितने भी 2 पॉजिटिव है तो 2 यहाँ लगा देंगे, उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ये। कैथोड पे क्या होगा कि मेटल्स आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट उस पे पूरे जितने भी मेटल्स आयन होंगे ना सारे लोग वहां माइग्रेट करके चले जाएंगे कैथोड की तरफ पे। ठीक है, और अपने आप को डिस्चार्ज करके एज अ मेटल बना लेंगे। ठीक है, अभी मैं एक दिखाना चाहता हूँ, फिर से एक बार देख लो, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। एनोड पे क्या होगा कि जो मेटल्स होंगे, इम्प्योर मेटल्स होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम द एनोड, एनोड से निकल के, ठीक है, चीजें। और जो मेटल्स आयन है वो रिलीज हो गए इलेक्ट्रोलाइट में, मेटल्स आयन रिलीज हो गए इलेक्ट्रोलाइट में, और वो मेटल्स आयन क्या करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, वहां पे अपने आप को डिस्चार्ज करके एज अ मेटल हो जाएंगे, डिस्चार्ज कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा दूं, ये अपन के पास एक चैम्बर है, चैम्बर में ये बना हुआ है बेटा एनोड और ये है कैथोड। ठीक है, ये होगा शुरुआत में मोटू, ये होगा शुरुआत में पतलू। ठीक है, जब यहां पे बैटरी लगा के आप इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पे मतलब बैटरी लगा के रिफाइनिंग प्रोसेस चालू कर रहे हो, तो मोटू वाला हो जाएगा पतलू और पतलू वाला हो जाएगा बेटा मोटू। इसमें से ये एनोड मड, नीचे पूरा एनोड का यहाँ कचरा गिरेगा, इसका नाम हो गया एनोड मड। एनोड की प्लेट से कचड़े गिरने की को ही बोलते हैं एनोड का मड है ये। ठीक है, और ये बेटा है एनोड, इम्प्योर मेटल का बना है, ये है कैथोड, ये प्योर का बना है। कहोगे से इतना मोटा, मोटा नहीं है बेटा, ये मोटा का मतलब ये कि रिफाइनिंग हो चुका है जनरली। ठीक है, समझ में आया, ये पतला हो जाएगा, फिर इसको अपन निकाल के फिर दूसरा डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे CuSO4 यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयस के बारे में, तो एक होता है ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्जर, ठीक है, सोल्डर, एमलगम, ठीक है, ड्यूरेलम, यहाँ पर स्टील, ये सब चीजें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ड्यूरालमीन है एंड मैग्नीशियम है, ये सब चीजें। पहले हम लोग ब्रास को देखते हैं। ब्रास एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक से बना होगा, 80% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है। ब्रॉन्ज बेटा एक एलॉय जिसमें कॉपर और टिन का होता है, 90% कॉपर होगा, 10% टिन होता है। सोल्डर बेटा इसमें एक ही ऐसा एलॉय है जो लेड और टिन से बनेगा, 50% लेड होगा, 50% टिन होता है। वैसे अमलगम की मैं बात करूं तो ये ऐसा एलॉय है जो मरकरी मेटल का होता है, जिसमें मोर अदर एलिमेंट इज नोन एज अमलगम। ठीक है, और ये क्या है, ड्यूरालुमिन एंड मैग्नीशियम आर एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का है, समझ में आ गया एलॉय। स्टील जो है एक स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, समझ में आ गया। आर द एलॉय ऑफ आयरन, ये आयरन का एलॉय। जनरली आपको ये बात पता होना चाहिए बेटा कि जो आयरन, जैसे जनरली आप लोग को लगता है कि वो प्योर आयरन नहीं होता है, प्योर आयरन एकदम प्योर है, वो स्टेनलेस स्टील ही होता है।
ठीक है। जो आयरन आप देखते हो मार्केट में वो एक तरीके से स्टेनलेस स्टील ही होता है बेटा, ठीक है। चलो, और ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊं, अगर आपके पास ओर है तो आप क्या करिएगा, कंसंट्रेटेड ओर या हाईली रिएक्टिव वो होगा तो उसके लिए ये मेथड चला दीजिएगा। अगर वो बेटा मॉडरेट रिएक्टिव होगा तो उसके लिए ये चलेगा, अगर वो लीस्ट रिएक्टिव होगा तो ये प्रोसेस चलाएंगे। एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर मॉडरेट है बेटा, सॉरी, अगर हाई रिएक्टिव है तो उसके मॉल्टेन क्लोराइड या ऑक्साइड का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिएगा तो आपको प्योर मेटल तुरंत मिल जाएगा। अगर वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से तो देखेंगे कि कार्बोनेट और है कि सल्फाइड और है। कार्बोनेट होगा तो कैल्शिनेशन कराइएगा, सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग कराइएगा। दोनों कराएंगे तो दोनों में आपको मेटल ऑक्साइड ही मिलना है। वो मेटल ऑक्साइड इम्प्योर मेटल है, उसका रिफाइनिंग करा देंगे तो प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। यहां पे लिखा हुआ नीचे लिख लेना। अगर वो लिस रिएक्टिव है तो उसका सल्फाइड और होगा, सल्फाइड और का कराना रोस्टिंग, और रोस्टिंग कराओगे तो मिलेगा इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का रिफाइनिंग कराओगे तो मिल जाएगा प्योर मेटल। बेसिकली ये हो गई क्लासेस हम लोग की कंप्लीट। अब हम लोग को लगा अच्छा, ठीक है, थैंक यू, कितना अच्छा लगता है ना सर, थैंक यू बोलने में मजा आ गया, थैंक यू बोलने में, ठीक है। क्योंकि चैप्टर बहुत ही सक्सेसफुली हम लोग का कंप्लीट किया तो हमें अब आ रही मुस्कुराहट, क्योंकि वन शॉट में चीजें थी और एक बार हमने लगा है और पूरा क्लासेस कंप्लीट कर दिया, मजा आ गया, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही बेटा। अगर चीजें आपको समझ में आई हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर देखो चीजें, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो चैट सेक्शन में आप जरूर पूछना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।